एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 6। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है। प्लेलिस्ट पे जाके सारे ही जो आपके मॉक टेस्ट हैं उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, राइट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड the Diamond Impressed Authorization Scheme, that is DIA scheme, to enhance the global competitiveness of India's diamond sector. The scheme will be implemented from dash. तो recently एक स्कीम लॉन्च की गई है आपकी डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, जिसके तहत ड्यूटी फ्री जो इम्पोर्ट है वो किया जा सकेगा आपके डायमंड्स का, ठीक है, फॉर पॉलिशिंग और फॉर कटिंग। ओके, तो मतलब कुछ लिमिट तक यहाँ पे छूट दी गई है, ड्यूटी फ्री रखा गया है इसको। और ये जो स्कीम है ये आपकी इफेक्ट में लाई जाएगी 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ जो बताना है आपको कि जो ये आपका ड्यूटी फ्री रहेगा इम्पोर्ट डायमंड्स का, वो रहेगा इसकी लिमिट क्या है कि आपका जो डायमंड है उसका जो वेट है वो लेस देन 1/4 कैरेट आपका होना चाहिए, 25 सेंट ये होना चाहिए, तभी तक मतलब ये जो कंडीशन है ड्यूटी फ्री की वो तब तक ही लागू हो पाएगी। अगर 1/4 कैरेट से ज़्यादा हो गया डायमंड तो आपका ड्यूटी जो है आपका इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है वो पे करना होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो बोला है कि जो स्कीम है इसके तहत जो भी आप डायमंड एक्सपोर्ट करोगे उसमें ये मैंडेटरी है कि 10% वैल्यू एडेड होना चाहिए। जैसे आपने 100 रुपये का डायमंड खरीदा है तो जब आप उसे बेचो तो उसकी वैल्यू जो है वो 110 होनी चाहिए, ठीक है। तो 10% ज़्यादा वैल्यू इसमें ऐड करके आपको इसे बेचना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जो डायमंड एक्सपोर्टर हैं जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस है या उससे ज़्यादा है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। एंड दोज विद एनुअल एक्सपोर्ट, जिनका एनुअल एक्सपोर्ट आपका है एटलीस्ट 15 मिलियन US डॉलर का, वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस स्कीम के तहत, जैसे जो आपका मतलब जो आपके डायमंड एक्सपोर्टर हैं जिनका भी मैंने बताया कि जिनके पास 2 स्टार एक्सपोर्ट स्टेटस है या फिर जिनका आपका 15 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट जिन्होंने किया है लास्ट 3 फिजिकल ईयर्स में, वो एलिजिबल हैं। और जो ये 3 साल है इसके लिए एक्सपोर्टर ने GST और IT रिटर्न्स भरा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तीसरा पॉइंट क्या है, जो यहाँ पे डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस है, जिस एक्सपोर्टर के पास ये लाइसेंस होता है वो आपका इजीली डायमंड को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। वहीं पे अगर वैलिडिटी की बात करें डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस की, तो ये आपका 1 साल रखा गया है इंपोर्ट के लिए और 18 महीने रखा गया है एक्सपोर्ट के लिए। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो डायमंड है इसे इंपोर्ट किया जाएगा अंडर द एक्चुअल यूजर कंडीशन। तीसरा है इसके नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1-to-1 कोरिलेशन ऑफ डायमंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टेड, ये आपका रिक्वायर्ड नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट जो है इट विल बी अगेंस्ट पेमेंट इन अ फ्री फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है आपका ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट से ही होगा, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये आपका हो सकेगा, इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो आपका डायमंड का, ठीक है। इसके अलावा जो ये लाइसेंस है आपका DIL लाइसेंस, इसके लिए ऑनलाइन एक्सपोर्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं ANF 4J फॉर्म के तहत, मतलब इस फॉर्म को ये ऑनलाइन आपका भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है। तो एक चीज़ जिस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, एक तो कौन से एयरपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट से ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है, तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट क्या है आपकी अंडर दिस DIA स्कीम, डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, तो ये आपका 10% है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 10%। वहीं पे नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि जो डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस है आपका, इम्प्रेस्ड लाइसेंस जो है इंपोर्ट के लिए, यहाँ पे कितना बताया गया है, कितनी इसकी जो है वैलिडिटी रहेगी, तो 1 साल रहेगी। वहीं पे अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट आपका 18 महीने अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स आपके हैं, जैसे इंडिया जो है ये वर्ल्ड में जो डायमंड है उनका 90% प्रोसेस करता है इंडिया, ठीक है। और इसी काम के लिए इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि इंडिया 90% से ज़्यादा प्रोसेस करता है वर्ल्ड के डायमंड्स को, ठीक है।
देन इंडिया, अगर हम बात करें ग्लोबल डायमंड एक्सपोर्ट की, तो इंडिया 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्लोबल डायमंड एक्सपोर्ट पे। ओके, अब बात करें अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो डायमंड माइंस आपके कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के पाना जगह में है। ठीक है, पाना माइंस के नाम से आप इसे जान सकते हो, और ये अभी भी एक्टिव है। यहाँ से आपके ज़्यादातर जो डायमंड्स हैं वो यहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए डायमंड सिटी ऑफ इंडिया की, तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं, सूरत को बोलते हैं। सूरत को क्यों बोलते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा वर्ल्ड के जो डायमंड्स हैं उनका प्रोसेसिंग या आप बोल सकते हो पॉलिशिंग जो है वो यहाँ पे होता है। और इसी जगह पे इंडिया का जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो लोकेटेड है, सूरत गुजरात में ये लोकेटेड है। सूरत डायमंड ब्रोस डायमंड ट्रेड सेंटर आपका जो है ये कहाँ लोकेटेड है, सूरत गुजरात में ये है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च द हर घर लखपति आरडी स्कीम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम फॉर देयर कस्टमर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके द्वारा हर घर लखपति आरडी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई ने इसे लॉन्च किया है, और इसी के साथ एक और स्कीम लॉन्च की है एसबीआई ने, एसबीआई पैट्रॉन्स टर्म डिपॉजिट स्कीम, और ये स्कीम लाई गई है सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, जिनकी एज 80 ईयर्स है या उससे ज़्यादा है उनके लिए लाई गई है। अब दोनों ही स्कीम को डिटेल में जो है कवर करते हैं। पहले बात करेंगे हर घर लखपति स्कीम की, जो आपका नया वेरिएंट है रिकरिंग डिपॉजिट का। तो टाइप क्या हो गया इसका, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, पर्पस क्या है कि पैसे सेव कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के। ओके, एलिजिबल कस्टमर्स कौन से होंगे, एक तो आपके जो रेजिडेंट हैं इंडिया के, और माइनर भी यहाँ पे जो है आपके एलिजिबल हैं इस आरडी स्कीम के लिए। ठीक है, ऐसे माइनर जिनकी एज आपकी 10 साल है या उससे ज़्यादा, वो यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। या तो अकेले ओपन कर सकते हैं इसको, मतलब अकेले ही चला सकते हैं, या फिर अपने गार्जियन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ ये जो है इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट जो है इसकी 1 लाख रहेगी, या इसके मल्टीपल्स रहेंगे। ओके, आपका यहाँ पे पीरियड क्या रहेगा डिपॉजिट का, 3 से 10 साल का ये डिपॉजिट आपका रहेगा। इसके अलावा मैच्योरिटी जब हो जाएगी तो उसके 1 महीने बाद आपको जो है अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी अगर आप जो है पेमेंट डिले करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका जो टेन्योर है वो 5 साल है या 5 साल से कम है, इन दैट केस पेनल्टी आपकी लगाई जाएगी 1.50 रुपीज़ फॉर एवरी 100 पर मंथ। ठीक है, अगर टेन्योर आपका मोर देन 5 ईयर्स है, उस केस में 2 रुपये की यहाँ भी पेनल्टी लगाई जाएगी फॉर एवरी 100 रुपीज़ पर मंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे एसबीआई पैट्रॉन की, जो सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च की गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है वो आपके, इनकी एज 80 साल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सिंगल या जॉइंटली आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर जॉइंट अकाउंट है तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसकी एज आपकी 80 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया रखा गया है। इंक्लूडिंग यहाँ पे आपका जो एसबीआई स्टाफ है वो भी यहाँ पे ये फ़ायदा ले सकता है। ठीक है, बट उनको जो है एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं एसबीआई के स्टाफ अगर कोई है तो। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिपॉजिट क्या है, इट इज़ टीडीआर और एसटीडीआर। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो आप पे कर सकते हो इसमें वो क्या है, मिनिमम आपका है 1000 और मैक्सिमम 3 करोड़ का है, लेस देन 3 करोड़ है। ओके, पीरियड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ये 7 दिन से 10 साल आप रख सकते हो, एंड सिंगल या जॉइंटली आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Which company secured the top position in the Brand Finance Annual IT Services 25 2025 की रैंकिंग है with a brand value of 41.50 बिलियन $? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ब्रांड फाइनेंस एनुअल आईटी सर्विसेज 25 में पहली पोजीशन हासिल की है? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेंचर, जो यूएसए की आपकी कंपनी है। इसने 7th कंसेक्यूटिव ईयर इसे टॉप किया है, एंड इट इज फॉलोड बाय इंडियन आईटी कंपनीज विच इज योर टीसीएस एंड इन्फोसिस। ठीक है, टीसीएस और इन्फोसिस 4 साल से लगातार 2nd एंड 3rd पोजीशन पे आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें और इंडियन कंपनीज की, तो जैसे HCL टेक एंड विप्रो भी इस लिस्ट में शामिल थे टॉप 10 में। फाइन, नाउ ब्रांड फाइनेंस की बात करें, इसके करंट सीईओ हैं डेविड हैग, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है लंदन यूके में, और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हैज कंप्लीटेड 1 ईयर रिसेंटली। आपका जो है 2025 में
प्राइम मिनिस्टर सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने 1 साल कंप्लीट किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टारगेट क्या है? द टारगेट ऑफ द स्कीम इज टू रीच 1 करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन बाय डैश। तो कौन से साल तक हमें ये टारगेट पूरा करना है? मार्च 2027 तक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो स्कीम है, इस स्कीम को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था 2024 में। बजट इसका आपका था 75,021 करोड़ का एंड ये इंप्लीमेंट की जाएगी टिल फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक। फाइन। नोडल मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड एज ऑफ 27 जनवरी जो स्कीम है इसने बेनिफिट दिया है 8.46 लाख हाउस होल्ड्स को थ्रू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। राइट। अब यहाँ पे बात करें अगर सूटेबल रूफटॉप सोलर प्लांट कैपेसिटी की फॉर दी हाउस होल्ड, अगर आपकी जो यूनिट है एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो आपका है 0 से 150 यूनिट का आता है, इन दैट केस आप कैपेसिटी लगा सकते हो रूफटॉप सोलर प्लांट की 1 से 2 किलोवाट की एंड इसमें सब्सिडी आपको 30,000 से 60,000 के बीच में यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आपका एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो 150 से 300 के बीच में है, 300 यूनिट्स के, इन दैट केस आपका जो कैपेसिटी है 2 से 3 किलोवाट का रहेगा और इसमें सब्सिडी 60,000 से 78,000 तक मिल सकती है। एंड अगर ग्रेटर देन आपका 300 है, इन दैट केस अबव 3 किलोवाट की आपकी कैपेसिटी आपको लगानी होगी, ये आपके लिए सूटेबल है एंड सब्सिडी आपको 78,000 तक की मिल सकती है। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे कुछ इमेजेस देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको टारगेट बताया कि हमारा मार्च 2027 तक टारगेट क्या है इस स्कीम का, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का 1 करोड़ तक हमें इंस्टॉलेशन करनी है, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हमें करनी है। ठीक है, एंड एज ऑफ 27 जनवरी 2025 आपका सबसे ज़्यादा जो सोलर इंस्टॉलेशन देखी गई हैं वो देखी गई हैं गुजरात में। मतलब इस स्कीम से बेनिफिट जो मिला है सबसे ज़्यादा गुजरात में मिला है, गुजरात के हाउस होल्ड को, विच इज़ 41.47%, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला, राजस्थान एंड ऑन। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली इन जनवरी रोल्ड आउट एन ई-रूपी वॉलेट इन अ कोलैबोरेशन विद आरबीआई एंड येस बैंक। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी, मतलब ये पहली आपकी फिनटेक कंपनी बनी है जिसने रिसेंटली आपका रोल आउट किया है ई-रूपी वॉलेट को, किसके साथ मिलके? आरबीआई और येस बैंक के साथ, और येस बैंक यहाँ पे स्पॉन्सर बैंक है इनका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर मोबीक्विक। कौन सी कंपनी है? मोबीक्विक कंपनी है जिसने इस चीज को लॉन्च किया है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे ई वॉलेट, आपके ई वॉलेट के फीचर्स की, तो इसकी मदद से आप रियल टाइम पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी यूजर है वो रियल टाइम पेमेंट कर सकता है, क्यूआर और मोबाइल नंबर से पेमेंट्स की जा सकती हैं। ठीक है, साथ में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट आपकी 50,000 पर डे की है। ठीक है, कितनी है? 50,000 पर डे की। ठीक है, वहीं पे और अगर हम बात करें पर ट्रांजैक्शन क्या लिमिट है, तो पर ट्रांजैक्शन आपकी लिमिट हो जाती है 10,000 की। ठीक है, पर ट्रांजैक्शन 10,000 भेज सकते हो और पूरे दिन में 50,000 की यहाँ पे लिमिट है। ठीक है, पर डे की। क्लियर है? अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। मोबीक्विक सिस्टम मोबीक्विक जिसका पूरा नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, इसके कारण सीईओ हैं बिपिन प्रीत सिंह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसकी शुरुआत की गई थी 2009 में। क्लियर है? नाउ इसके साथ ही नोट करना है आपको, एक और न्यूज है कि जो क्रेड है आपका, ठीक है, क्रेड फिनटेक कंपनी है, इसे भी आरबीआई का अप्रूवल मिला है किस चीज के लिए? लॉन्च करने के लिए, सीबीडीसी को। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? मंथ ऑफ जनवरी इन्होंने लॉन्च किया था आपका बीटा वर्जन ई वॉलेट का। ठीक है, कौन सा वर्जन लॉन्च किया था? बीटा वर्जन, जो डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई एंड द येस बैंक। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग राइस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रिसेंटली गॉट द जीआई टैग। तो रिसेंटली कुछ टाइम पहले आपका जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इसके 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था, और ये पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बना है जिसको एक ही बारी में 7 जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा इनमें से राइस है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला था और ये अंडमान निकोबार से बिलोंग करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज करेन मुसले राइस, जो आपके हैं अंडमान निकोबार के, इसको जीआई टैग दिया गया था
जीआई टैग कब तक वैलिड होता है? 10 सालों के लिए वैलिड होता है। ठीक है, नाउ 7 प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिनको जीआई टैग यहाँ पे ग्रांट किया गया है? तो पहला आपका है निकोबार मैट, निकोबारी हट एंड निकोबारी होडी क्राफ्ट। तो ये आपके हैंडक्राफ्ट्स वाली कैटेगरी में ये इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। फर्नीचर की कैटेगरी में पॉडॉक वुड क्राफ्ट जो है इसको मिला है। ऑयल की कैटेगरी में जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है निकोबारी तावी नागिची जो है इसको आपका जीआई टैग मिला है। देन ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम। आपका अंडमान करेन मूसले राइस जो है इसको क्रॉप कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। प्लांट की कैटेगरी में अंडमान एंड निकोबार कोकोनट को जीआई टैग मिला है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस टैग्स को प्रोवाइड करती है? इट इज योर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में लोकेटेड है, चेन्नई तमिलनाडु में, और 2003 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, रिसेंटली जो पीयूष गोयल जी हैं जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्होंने बोला है कि हमारा टारगेट है, ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि हमें 2030 तक 10,000 जीआई टैग्स जो हैं वहां तक पहुंचना है। मतलब एक हमने टारगेट सेट कर दिया है कि 2030 तक हमें 10,000 जीआई टैग पे पहुंचना है। इस टारगेट को हमें अचीव करना है। और ये अनाउंसमेंट इन्होंने की थी जीआई समागम जो न्यू दिल्ली में आपका हुआ था, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय DPIIT एंड इंडिया टुडे ग्रुप। क्लियर है? अब इसी अनाउंसमेंट के साथ साथ यहाँ पे जो ये न्यूज़ थी, इस न्यूज़ में मेंशन किया गया था कि अभी तक ये आपकी न्यूज़ है 22 जनवरी तक 605 टोटल जीआई टैग आप इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ऑथराइज्ड यूज़र जो जीआई टैग्स के लिए हैं वो आपके इंक्रीज हुए हैं। पहले 365 थे, अभी ये 29,000 हो गए हैं। वेयरएज नंबर ऑफ पेटेंट्स जो ग्रांट किए गए हैं ये भी आपके बढ़े हैं, पहले 6,000 थे, अभी ये 1 लाख हो गए हैं। और ये डेटा आपका बताता है लास्ट 10 ईयर्स का। तो लास्ट 10 ईयर्स में हमें जो यूज़र हैं फॉर जीआई टैग्स ये आपके 29,000 हो गए हैं और 1 लाख हो गए हैं नंबर ऑफ पेटेंट जो ग्रांट किए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज तेमास्क होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो सिंगापुर की आपकी फर्म है, इज सेट टू एक्वायर -% स्टेक इन अ हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड फॉर ओवर 8,000 करोड़। तो जो आपका तेमास्क होल्डिंग है ये 10% अपने 10% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं आपके हल्दीराम में। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 8,000 करोड़ की इसकी वैल्यू है। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन जैन साइंड अ लोन अग्रीमेंट वर्थ ₹31,802 करोड़ विद अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स विच इज लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, BPCL है, इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है 31,802 करोड़ का विद कंसोर्टियम ऑफ बैंक, जिसमें आपके 6 बैंक्स जो हैं आपके आते हैं, जिसको लीड कौन कर रहा है? SBI कर रहा है। कौन कौन से बैंक्स आते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया PNB, यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक आपका हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक, ये सारे बैंक इस कंसोर्टियम में हैं। ठीक है, और ये अग्रीमेंट जो साइन किया है इसका मेन एम क्या है कि जो आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये चाहती है कि एक एक्सपेंशन करे इनकी रिफाइनरी का 11 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम फ्रॉम 7.8 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम से, और सेटअप करे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के बीना में। तो ये इस लोन अग्रीमेंट का मेन एम था, और ये अग्रीमेंट कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स के साथ साइन किया है, जिसको लीड कौन कर रहा है? SBI लीड कर रहा है। ठीक है, इस कंसोर्टियम में कौन से बैंक है ये आपको एज अ क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड इट्स मेंबरशिप इन अ OPEC+। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये ज्वाइन कर रहे हैं OPEC+ को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्राज़ील। ब्राज़ील द्वारा ये आपका अनाउंसमेंट किया गया है। अब इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उससे पहले बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा। कैपिटल इसकी है आपकी ब्रासिला। करेंसी इज ब्राज़ीलियन रियल। ठीक है, और ब्राज़ील जो है, एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इसकी आप नोट कर लीजिए, ब्राज़ील जो है ये 7th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है ग्लोबली। ओके, नाउ
बात करते हैं ओपेक की। ओपेक क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत आपकी 1960 में की गई थी। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी, बगदाद कॉन्फ्रेंस। और कहाँ पे ये हुई थी? ये आपकी इराक में हुई थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन के 5 आपके इनिशियली फाउंडिंग मेंबर्स थे, विच इज ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। तो ये 5 मेंबर ने एक आपकी कॉन्फ्रेंस की थी 1960 में। और उसके बाद इसमें और भी मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए। फिर कुछ तो ऐसे थे कि जो ज्वाइन हुए थे बट उन्होंने अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी या टर्मिनेट कर दी थी। जैसे कतार जो है 1961 में ऐड हुआ था, बट बाद में 2019 में इसने मेंबरशिप अपनी खारिज कर दी थी। ऐसे ही इंडोनेशिया भी इसका पार्ट बना था, 2016 में इसने सस्पेंड कर दी अपनी मेंबरशिप। देन एक्वाडोर भी इसी में शामिल है आपका। इसके अलावा जैसे लीबिया हो गया, यूएई आपका हो गया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, गैबन, इक्वाटोरियल गिनेआ और कॉन्गो, ये सारे इसके पार्ट हैं भी। ठीक है, तो ये सारे ही आपके किसके मेंबर हैं? जो भी रेड कलर की आपको कंट्रीज दिख रही हैं, ये सारे ओपेक के आपके मेंबर हैं। ओपेक का इनिशियल हेडक्वार्टर कहाँ पे था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। और उसके बाद इसको बाद में 1965 में मूव करके वियना, ऑस्ट्रिया कर दिया गया। क्लियर है? नाउ मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है उसको आपकी जो पॉलिसीज हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड पॉलिसीज हैं, जो भी कंडीशन है वो फॉलो करनी होंगी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो अभी एज ऑफ जनवरी की अगर हम बात करें तो ओपेक के जो मेंबर हैं वो आपके 12 मेंबर हैं। ठीक है, ओपेक के 12 मेंबर है और एक आपका है ओपेक प्लस, जिसका ब्राजील मेंबर बना है, मतलब अभी उसने अनाउंस किया है। ठीक है, तो ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस में बेसिकली सेम कंडीशन फॉलो करनी है, बट ऐसे भी इसमें मेंबर आ जाते हैं जो आपके नॉन ओपेक मेंबर होते हैं। तो अभी जो है 10 नॉन ओपेक मेंबर हैं। और टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें ओपेक प्लस की, तो ये आपके टोटल 22 मेंबर हैं। 12 तो आपके हो गए ओपेक वाले और आपके 10 हो गए नॉन ओपेक वाले। ठीक है, तो ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस नॉन ओपेक मेंबर्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। 1960 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस बगदाद में, ठीक है, उसकी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो अलायंस है इसको फॉर्मलाइज किया गया था आपका 2016 में, तो ये भी नोट करना है आपको। ठीक है, इसके मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ ओपेक प्लस के, तो कौन कौन से मेंबर्स हैं? जैसे आपका हो गया अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। और सूडान और रशिया तो ऐसे मेंबर हैं जो लार्जेस्ट आपके नॉन ओपेक मेंबर्स में आते हैं। ठीक है, सबसे बड़े जो मेंबर्स आपके हैं, लार्जेस्ट नॉन ओपेक मेंबर, ये सूडान और रशिया हैं इन सब मेंबर्स में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च आई स्पॉट पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग टेक्निकल इश्यूज? तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने लॉन्च किया है आई स्पॉट पोर्टल को किस चीज़ के लिए? रिपोर्ट करने के लिए टेक्निकल इश्यूज को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेबी ने इसे लॉन्च किया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। पहले जो है ईमेल के द्वारा इन ग्लिचेस को जो है रिपोर्ट किया जाता था। सेबी को बेसिकली मेल के थ्रू बताया जाता था अबाउट दीज ग्लिचेस, बट नाउ पोर्टल के थ्रू ये काम किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिपार्टमेंट दैट हैज कोलैबोरेटेड विद व्हाट्सएप टू एक्सपैंड मेटास सेफ्टी कैंपेन स्कैम से बचो, स्टे सेफ फ्रॉम स्कैम्स टू एनहांस डिजिटल सेफ्टी इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसने कोलैबोरेशन किया है व्हाट्सएप के साथ फॉर द स्कैम से बचो जो आपका कैंपेन है? ठीक है, तो आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है। और इस कोलैबोरेशन का मेन एम क्या है? जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट करना कि वो आइडेंटिफाई कर पाएं और रिपोर्ट कर पाएं फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशंस को। ठीक है, साथ में ही जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इन्होंने लॉन्च किया था आपका संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, ताकि जो यूजर्स हैं वो इजीली जो है रिपोर्ट कर सकें। मतलब कोई आगे जैसे फ्रॉड कॉल उन्हें आती है या कोई मैसेजेस उनको आता है तो वो उनको जो है आपका बेसिकली रिपोर्ट कर सकें
देन ऐप के थ्रू आप जो है मोबाइल जो आपका मोबाइल कनेक्शन है उसको ट्रैक कर सकते हैं, साथ में ही ब्लॉक या ट्रेस कर सकते हैं स्टोलन डिवाइसेस को। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों की जो फंक्शंस हैं वो या फीचर्स जो हैं वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, उस स्कैम से बचो कैंपेन की बात करें तो इसे 2024 में आपका लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इन सब ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। Now next up question है, which institution in collaboration with Ministry of Electronics and Information Technology has launched AgriHub as a Center of Excellence for Agri-Tech? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ के कोलैबोरेशन से इनके साथ से आपका लॉन्च किया है AgriHub, जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किसके लिए? एग्रीटेक के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ लॉन्च बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, दैट इज़ IIT इंदौर द्वारा इसको जो है आपका लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद दिस मिनिस्ट्री। ठीक है, नाउ अब जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज़ करके हेल्प करेगा एग्रीकल्चरल जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए। जैसे आपका सूखा पड़ता है, जैसे फ्लड हो जाता है, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, तो इन सब चीज़ों को ये एड्रेस करेगा। ठीक है, इन न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से, AI की मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से ये क्या करेंगे? एड्रेस करेंगे एग्रीकल्चरल चैलेंजेस को। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है? ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब जो ये आपका ये कोलैबोरेशन है, ठीक है, इसको सपोर्ट कौन करेगा? आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है, साथ में ही ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल एंड CDEC पुणे महाराष्ट्र इसके सपोर्ट में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द लोक सभा सेक्रेटरीट has signed a MOU with which ministry to develop an artificial intelligence powered solution named संसद भाषिनी। भाषिनी का फुल फॉर्म क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। और रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरीट ने आपका एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। किस चीज के लिए? फॉर द सोल्यूशन संसद भाषिनी के लिए। संसद भाषिनी जो है ये आपका, इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या काम करेगा? ये स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन जो है वो करेगा, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन आपको देगा यहाँ पे। ठीक है, साथ में ही स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन ये करेगा। देन AI पावर्ड चैटबॉट यहाँ पे आपका होगा फॉर पार्लियामेंट वेबसाइट एंड AI बेस्ड ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है निदार को। निदार क्या है? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। निदार को लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद DFI, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो निदार है क्या? निदार प्रोग्राम है जिसका मेन एम है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, जो हमारा यंग स्टूडेंट जो हमारे हैं, उनको एनकरेज करना ताकि वो इंडिपेंडेंट ड्रोन्स बनाए जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये मेन इसका एम है। नाउ अब डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर निदार को लॉन्च किया है अंडर दी स्वान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इनिशिएटिव, जो आपका न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो S कृष्णन सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने लॉन्च की है वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन पोर्टल निदार के लिए एंड निदार पोस्टर एंड रूल बुक भी यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया था। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो चैलेंज है आपका, ठीक है, ये चैलेंज कंट्रीब्यूट करेगा जो हमारा टारगेट है, जो हमारा विजन है इंडिया का ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल ड्रोन हब 2030, तो ये उसमें हमारी मदद करेगा, ये उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, नाउ दिस प्रोग्राम निदार जो है, दिस प्रोग्राम एनकरेज एंड एंगेज इंडिया स्टूडेंट्स एंड रिसर्च कम्युनिटीज टू डेवलप कोलैबोरेटिव इंडिपेंडेंट ड्रोन्स टू एड्रेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, साथ में आपका प्रिसिजन एग्रीकल्चर हो गया, जैसे स्कैन और स्प्रे ड्रोन के जो मतलब स्प्रे ड्रोन्स करते हैं ना, वो सब जो रियल टाइम प्रॉब्लम है उनको ये सॉल्व करे। ओके, नेक्स्ट है स्वान इनिशिएटिव का। स्वान इनिशिएटिव एक कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, किस चीज के लिए? ड्रोन और एलाइड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में
और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इसका मेन एम है कि हमें 42,560 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको ट्रेन करना है टू क्रिएट अ स्किल ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू इंडियाज 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, जैसे इसमें आपका IISc बैंगलोर है, IITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन आपके शामिल हैं इस 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में। नाउ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसके प्रेसिडेंट है स्मित शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और 2017 में इसे आपका जो है लॉन्च मतलब इसे फाउंड किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक चैंपियन हु रिसेंटली इन जनवरी पास्ड अवे। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है एग्नेस कैलेटे, जो बेसिकली आपकी जो है ओलंपियन थी, और इन्होंने 10 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिसमें से 5 आपके गोल्ड मेडल थे। ठीक है, एंड इनकी एज की अगर बात करें तो 103 एज की ये थी, और इन मंथ ऑफ जनवरी 2025 में इनका जो है डेथ हो गया है। ठीक है, एंड ये भी नोट करना है, ये आपकी जो है जिमनास्ट एंड कोच थी, हंगेरियन एंड इजराइल, मतलब हंगरी की और इजराइल की आपकी जिमनास्ट एंड कोच थी, जो यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करती थी जिमनास्ट से रिलेटेड। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 10 ओलंपिक मेडल्स इन्होंने जीते थे, एंड जिसमें से आपके 5 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है कि इनका डेथ हो गया, और इनके बाद जो आपके चार्ल्स कोस्टे हैं, फ्रेंच साइक्लिस्ट चार्ल्स कोस्टे जो हैं, ये ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपियन चैंपियन बन गए हैं आफ्टर द डेथ ऑफ एग्नेस कैलेटे। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द RBI's रिवाइज्ड गाइडलाइन व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो रिसेंटली RBI ने गाइडलाइंस इंप्रूव की हैं, आपके रिवाइज की हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और इसमें मेंशन किया है कि जो मैक्सिमम लिमिट है स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर की, ये लिमिट आपकी रेस की गई है, कितना? 3 करोड़, ये कर दी गई है 3 करोड़। अर्लियर इट वॉज रुपीज 1 करोड़। ठीक है, पहले 1 करोड़ की यहाँ पे लिमिट होती थी मैक्सिमम, और अब 3 करोड़ तक का पर बोरोवर यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। ओके, नाउ इसके अलावा बात करते हैं फर्दर गाइडलाइंस की। जैसे RBI ने यहाँ पे डेफिनेशन आपकी रिवाइज की है स्मॉल वैल्यू लोन्स की, एज अ लोन ऑफ वैल्यू, जो लोन ऑफ वैल्यू है वो आपकी 25 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 0.4% ऑफ Tier 1 कैपिटल ऑफ UCBs होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है, या तो 25 लाख से ज़्यादा नहीं, या तो 0.4% आपके 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए Tier 1 कैपिटल ऑफ UCBs के लिए। ठीक है, जो भी इसमें से हायर होगा वो। ओके, एंड मैक्सिमम जो पर बोरोवर लिमिट है वो 3 करोड़ की है। पहले क्या कंडीशन थी? पहले भी क्या था? 25 लाख था, या फिर 0.2% था Tier 1 कैपिटल का। अब इसे इंक्रीज करके 0.4 कर दिया है आपका। क्लियर है? साथ में ही जो 1 करोड़ थी आपकी पर बोरोवर की लिमिट, वो बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ ही एक और चेंज यहाँ पे हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि UCB ने बोला है, जितने भी RBI ने बोला है कि जितने भी UCBs लोन देगा उसमें से एटलीस्ट 50% एग्रीगेट लोन जो है वो आपके स्मॉल वैल्यू लोन्स होने चाहिए बाय दी 31 मार्च 2026। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन दी गई है। देन नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है कि UCBs नाउ कैन एक्सीड 10% सीलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर एग्रीगेटेड एक्सपोजर टू हाउसिंग, रियल इस्टेट एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट लोन। तो बेसिकली UCBs जो पहले 10% लोन देता था ई स्टेट एंड कॉमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स जो देता था 10% देता था, अब ये इंक्रीज करके कितना परसेंट दे सकता है? अब ये 15% दे सकता है, मतलब 5% एडिशनल यहाँ पे बढ़ाया गया है। क्लियर है? नाउ अब रिवाइज प्रूडेंशियल लिमिट्स क्या है आपके हाउसिंग लोन की फॉर UCBs। जैसे अगर Tier 1 UCB है तो वो अप टू 60 लाख का यहाँ पे लोन दे सकता है हाउसिंग लोन, ठीक है, पर यूनिट। देन Tier 2 में है तो अप टू 1.40 CR दे सकता है। ऐसे ही Tier 3 के लिए और Tier 4 के लिए यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज की गई है। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले ही आपकी अप टू 1.40 CR थी दोनों के लिए। नाउ Tier 3 के लिए ये कर दी गई है 2 करोड़, और Tier 4 के लिए ये बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है पर हाउसिंग यूनिट और पर ड्वेलिंग यूनिट। ओके,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ MOU विद टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन अ लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है इंडिया ने रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम? तो इट इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ ये MOU साइन हुआ है। और साइन किसने किया था? इंडिया की तरफ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। और अर्जेंटीना की तरफ से कैटामेरिका प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच अग्रीमेंट साइन हुआ था। एंड अर्जेंटीना की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो प्रेसिडेंट है जावेर मिली और करेंसी है इसकी आपकी अर्जेंटीना पेसो, कैपिटल इज ब्यूनस एयर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिसेंटली अनाउंस द रिक्लासिफिकेशन ऑफ विच मिनरल एज अ मेजर मिनरल्स टू एनहांस एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक माइनिंग। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अनाउंस किया है कि जो आपके बेरिएट्स, फ्लेसबर, माइका एंड क्वार्ट्ज जैसे मिनरल हैं उनको रिक्लासीफाई किया जाएगा एज अ मेजर मिनरल। एंड ये डिसीजन लिया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चेयर ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन माइन एंड मिनरल्स, जिसके चेयर कौन है? विजय कुमार सारस्वत। इनके रिकमेंडेशन पे ये आपका जो है अनाउंसमेंट किया गया है, ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, अब जो माइनिंग है इन मिनरल्स की, मेजर मिनरल्स की बेसिकली वो रेगुलेट की जाएगी अंडर सेक्शन 8A ऑफ अ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत। ठीक है, अब बात करें इन मिनरल्स की, क्वार्ट्ज, फ्लेसपर एंड माइका की, तो ये आपके पिग्माटाइट रॉक जो है वहाँ पे मिलते हैं अलॉन्ग विद दी सम क्रिटिकल मिनरल्स जैसे बेरियल हो गया, लिथियम, नियोबियम, देन आपका टेंटेलियम, इन सब के साथ ये आपका मिलता है। इसके अलावा जो बेरियाइट है ये ओर्स में मिलता है अलॉन्ग विद योर कोबाल्ट, कॉपर, लेड, इन सब के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम टू रिस्टोर हेरिटेज वाटर बॉडीज। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ अंडर योर अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, जिसको 2017 में लॉन्च किया गया था रीस्टोर करने के लिए हेरिटेज वाटर बॉडीज को? तो आंसर हियर इज बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है, इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत हेरिटेजेस को अडॉप्ट किया जाएगा, उनको मेंटेन किया जाएगा, उनको रिस्टोर किया जाएगा। फाइन, अब जो पार्टनरशिप है इट विल टेक प्लेस अंडर द ASI's योर अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम एंड बिस्लरीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव विच इज नई उम्मीद। फाइन, इनिशियल फेज में बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये 4 आपके हिस्टोरिकली वाटर बॉडीज हैं जो बेसिकली हेरिटेज वाटर बॉडीज जो आपकी हैं उनको यहाँ पे उन पे फोकस करेगा। जैसे 3 तो राजस्थान में आपकी लोकेटेड हैं, चंद, बरोई एट दी निमराना राजस्थान, पद्मा एंड रानी तालाब इन रणथंबोर फोर्ट एंड बुड्ढा पॉन्ड एट दी कलिंजर फोर्ट विच इज लोकेटेड इन दी UP। बाकी सारे आपके राजस्थान के हैं। तो इन 4 वाटर बॉडीज पे इनिशियल फेज में काम किया जाएगा बाय दी बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड एज अ 2025 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज लूटरेट। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको 2025 के प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर ऑप्शन नंबर E, दैट इज लियू जियाकुन, जो आपके आर्किटेक्चर हैं चाइना के, इनको सेलेक्ट किया गया है 2025 के अवार्ड के लिए, जो अवार्ड सेरेमनी आपकी मई में होंगी। ठीक है, मई में होनी है ये। अब प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड जो है इसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, और ये हाईएस्ट ऑनर होता है इस फील्ड का, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब चाइना के लियू जियाकुन जो है ये सेकंड आर्किटेक्चर है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। इनसे पहले ये अवार्ड दिया गया था वांग सू को 2012 में। ठीक है, लियू जियाकुन 2025 के लूटरेट हैं जो 54th लूटरेट बने हैं जिनको ये अवार्ड मिलेगा। ओके, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज की बात करें तो 1979 में इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय द एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है J.A. प्रिट्जकर एंड इनकी वाइफ सिंडी, इनके द्वारा ये आपका स्टैब्लिश किया गया था। और इस अवार्ड एज अवार्ड यहाँ पे प्राइज मनी दिया जाता है $1 लाख का अलॉन्ग विद योर ब्रॉन्ज मेडलियन।
फाइन। 2024 की बात करें तो जापान के आर्किटेक्चर आपके हैं रिकिन यामामोतो, उनको ये 2024 का अवार्ड दिया गया था, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड। फाइन। लियू जियाक्युन की आप यहाँ पे इमेज जो है देख सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अ इंक्यूबेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय सीडॉट टू प्रमोट इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी। तो रिसेंटली एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है सीडॉट ने, जिसका मेन एम क्या है कि जो आपके टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी सेक्टर के स्टार्टअप हैं इंडिया के, उनको सपोर्ट करना। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए समर्थ इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समर्थ इज द राइट आंसर। और समर्थ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सीडॉट ने पार्टनरशिप किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, STPI के साथ ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप इन्होंने की है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस। फाइन। अब जो समर्थ इनिशिएटिव है इसका एम क्या है, सपोर्ट करना स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स डेवलपिंग एनर्जी एडवांस टेक्नोलॉजीज इन टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, 5G टेक्नोलॉजी, AI, इन सब में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 कोहरेट आपके होंगे, जिसमें एक कोहरेट में 18 स्टार्टअप होंगे। ठीक है, रनिंग फॉर अ 6 मंथ ईच, अकोमोडेटिंग 36 स्टार्टअप्स इन अ टोटल। तो यहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेलेक्टेड स्टार्टअप होंगे उनको 5 लाख की फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, अ 6 मंथ ऑफिस स्पेस एट द सीडॉट कैंपस, एक्सेस टू एडवांस लैब फैसिलिटीज फॉर R&D पर्पज के लिए इनको जो है सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड पोटेंशियल collaboration under the CDOT collaborative research program. Next question here, recently in March the Oil Technologies Association of India, that is OTAI, collaborated with which country's Palm Oil Council to enhance awareness about the nutritional and health benefits of a palm oil. तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिस कंट्री के काउंसिल ने इंडिया के ऑयल टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है, किस चीज़ के लिए, एनहांस करने के लिए अबाउट द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द पाम ऑयल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मलेशिया। ओके, नाउ अब जो MOU है, मेन काम क्या है इसका कि जो पाम ऑयल है आपका मलेशिया का, उसको प्रमोट करना इंडिया में, उसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट को प्रमोट करना, ये इस कोलैबोरेशन का मेन एम है। एंड दिस कोलैबोरेशन विल फोकस ऑन कंज्यूमर एजुकेशन, इंडस्ट्री एंगेजमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो हाईलाइट करेगी आपके पाम ऑयल बेनिफिट्स को। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। जो मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल जो है, इसके CEO हैं बलविंदर सुरोन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है कुआलालंपुर मलेशिया में, और 2000 में से स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे ऑयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजीव छूरी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है कानपुर उत्तर प्रदेश में, और 1943 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री हैव बीन बैंड बाय द फीफा फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिनको बैन किया गया है रिसेंटली फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम इन दी 2026 या 23rd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। तो आंसर आपका हो जाएगा रशिया एंड कॉन्गो। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे जो है बैन किया गया है, वेरेस कॉन्गो को बैन किया गया है ड्यू टू दी अनलॉफुल थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो इनका देखा गया था, मतलब इन दी मैनेजमेंट ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, जो आपका कॉन्गो का फुटबॉल फेडरेशन था, इसमें अनलॉफुल थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से इनको बैन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और कंट्री है जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इट इज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को भी बैन किया गया था पहले, अब इसका बैन हटा दिया गया है, बट स्टिल ये 2026 वाले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, 2027 का जो आपका होगा, मतलब फर्दर जो आपका इसका एडिशन होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। फाइन। नाउ अब फीफा जो वर्ल्ड कप है आपका 23rd एडिशन, ये होस्ट कौन कर रहा है, 3 कंट्री जॉइंटली से होस्ट कर रही हैं, USA, कनाडा एंड मेक्सिको। 11 जून से 19 जुलाई को ये आपका होगा एंड 2026 में ही होगा। एंड सिंस 1950 फीफा ने बहुत सारी कंट्रीज को यहाँ पे बैन किया है, फिर इसमें बैन भी हटाए हैं। तो यहाँ पे बताया गया था 17 कंट्रीज को इन्होंने बैन किया था, जैसे आपका इसमें जर्मनी भी है, जापान, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, चिले, ये सब भी हैं जिन पे बैन लगाया गया था फॉर वॉलेटिंग दी रेगुलेशंस ऑफ फीफा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री इज रैंक्ड एज अ हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो पहले नंबर पे आती है, या ऐसा कहें कि मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज फिनलैंड, और ये 8 सालों से लगातार पहली पोजीशन पे बनी हुई है। ठीक है, नाउ अदर कंट्रीज की बात करें, फिनलैंड के बाद नंबर आता है आपका डेनमार्क का,
जो सेकेंड नंबर पे थी, फॉलोड बाय आइसलैंड, स्वीडन एंड नीदरलैंड। तो ये आपकी टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनको वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री हम कह सकते हैं। ठीक है, नाउ एशिया की बात करें, एशिया में टॉप किया है ताइवान ने, जिसकी ओवरऑल रैंक 27 है, फॉलोड बाय सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड एंड जापान। ठीक है, अब अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट कंट्री थी या आपकी सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री थी। देन सीरिया, आपका नेक्स्ट आता है लेबनान, मेलावी जिसकी 144 रैंक है, एंड जिम्बाब्वे 143 रैंक। तो टोटल इस बार इस लिस्ट में 147 कंट्रीज को शामिल किया गया था, जिसमें से सबसे लास्ट नंबर आपका अफगानिस्तान का है, या अनहैप्पीएस्ट कंट्री सबसे ज्यादा अफगानिस्तान है। ठीक है, अब बात करें हमारे इंडिया की, इंडिया की रैंक आपकी रही है 118। ठीक है, 118 रैंक थी। और अगर हमारे पड़ोसी देश की बात करें, वो हमसे ज्यादा खुश हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका हमसे थोड़ा ज़्यादा दुखी है, एंड फिर बांग्लादेश भी दुखी है। तो नेपाल, पाकिस्तान ऐसी आपकी कंट्रीज हैं जो हमसे ज़्यादा खुश हैं, बाकी हमसे ज़्यादा दुखी हैं, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स की। जैसे 13वां एडिशन था, टोटल कंट्रीज कितनी शामिल थी इस लिस्ट में, 147। डेटा कलेक्ट किया गया था आपका 2022 से 2024 का, और 6 बेसिस पे ये डेटा आपका जो है मेजर किया जाता है। जैसे जीडीपी पर कैपिटा हो गया, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देन फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये इस पे बेस्ड होती है, और इसी के बेसिस पे आगे रैंकिंग बनाई जाती है। ठीक है, पब्लिश किसने किया था इस रिपोर्ट को, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, गॉलप एंड वेलबींग रिसर्च सेंटर। और अब बात कर लेते हैं ऐसी कंट्रीज जिनमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। जैसे सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मैक्सिको में, जिसकी रैंक अभी 10th हो गई है। पहले 2023 की रैंकिंग की बात करें तो ये आपकी 25th थी। ठीक है, बिगेस्ट डिक्लाइन जो देखने को मिला है हमें वो है आपका यूएस में। ठीक है, यूएस की अभी रैंकिंग है 24, पहले ये 23rd थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनिश कंपनी इज कोलैबोरेटिंग विद नासा टू डिप्लॉय फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क ऑन द मून। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो पहली कंपनी बनेगी जो नासा के साथ मिलकर डिप्लॉय कर रही है आपका मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नोकिया। नोकिया नासा के साथ मिलकर डिप्लॉय कर रही है आपका मून का पहला मोबाइल नेटवर्क। क्लियर है। अब ये जो आपका मतलब जो भी डिप्लॉयमेंट इसका होगा वो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम जो है उसके तहत होगा, एंड इनका जो एथीना लैंडर है, ठीक है, ये डिप्लॉय करेगा नोकिया का लूनर सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम को, एंड ये यूज करेगा अर्थ बेस्ड सेलुलर टेक्नोलॉजी को स्टैब्लिश करने के लिए कनेक्टिविटी ऑन द मून। ठीक है, और ये हमारे काम आएगी, मतलब एस्ट्रोनॉट्स, लूनर व्हीकल्स और मिशन कंट्रोल में ये कम्युनिकेशन सपोर्ट करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एचडीएफसी बैंक डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स अकेडमी, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है, ताकि ये एक्सपैंड कर सके किसी एक इनिशिएटिव को। कौन सा ये इनिशिएटिव है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोजेक्ट नमन। ये इनिशिएटिव है, और इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है कि ये डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करे डिफेंस पेंशनर्स को, वेटरन्स को एंड देयर फैमिलीज। ओके, नाउ फर्स्ट जो फेज था आपका, उसमें प्रोजेक्ट नमन के तहत 14 जो कॉमन सर्विस सेंटर्स आपके थे वो स्टैब्लिश किए गए थे की लोकेशन पे। जैसे आपका न्यू दिल्ली हो गया, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, देन आपका झांसी, सिकंदराबाद, इन सब जगहों पे ये आपके 14 जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो आपके स्टैब्लिश किए गए थे। अब इसी चीज़ को एक्सपैंड किया जा रहा है, और 26 DIAV लोकेशन जो है आपके डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स लोकेशन जो है वहाँ पे ये आपका जो है स्टैब्लिश किया जाना है। ठीक है, नाउ इंडियन आर्मी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसके हैं आपके जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी, एंड इसका मोटो है सेवा परमो धर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली सॉर्न इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं रेखा गुप्ता। अगर हम बात करें ये कौन से नंबर की विमेन चीफ मिनिस्टर बनाई गई हैं, तो आंसर हो जाएगा 4th नंबर की। वहीं पे कौन से नंबर के सीएम बने हैं दिल्ली के, तो 9th नंबर के बने हैं। क्लियर है, ये चीज़ें दोनों ध्यान में रखना आपका।
मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन बनता भी है इसके ऊपर तो ऐसा पूछा जा सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी है कि विमेन वाला नंबर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इन्हीं के साथ न्यू डेप्यूटी सीएम जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है परवेश सिंह वर्मा, और करंट गवर्नर कौन है, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज कोलैबोरेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन प्रोजेक्ट विस्तार टू डिजिटाइज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कोलैबोरेट किया है, या आप बोल सकते हो MOU साइन किया है, किस प्रोजेक्ट के लिए, विस्तार प्रोजेक्ट के लिए, इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIT मद्रास। और इस MOU के तहत इनका काम क्या रहेगा, दैट इज टू बूस्ट दी प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर, एफिशिएंसी इनकी बढ़ाएं और मार्केट एक्सेस इनको प्रोवाइड करें। तो ये आपके जो है मेन इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो पायलट प्रोजेक्ट आपका विस्तार, इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है, इट इज वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसका मेन काम जो है मैंने आपको समझाया, इज टू सीक दी फर्दर स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। ओके, साथ में ही जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग है आपका IIT मद्रास में, इनकी जो आपकी इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है YNOS वेंचर इंजन, ये डेवलप करेंगे, इन्होंने डेवलप किया है द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन द इंडियन स्टार्टअप लैंडस्केप, और यहाँ पे ये इनके साथ काम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। कौन सा प्रोजेक्ट, विस्तार प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन February द RBI हैज एक्सटेंडेड Workrangee Limited authorization to set up, own and operate white label ATMs in India till dash। तो recently जो Workrange Limited है आपकी, ये जो ऑपरेट करती है वाइट लेबल ATM को इंडिया में, इनको एक्सटेंशन दिया गया है कि ये ऑपरेट कर सकते हैं वाइट लेबल ATMs को इंडिया में अंटिल योर 31 मार्च 2026। तो इन्हें यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। और अगर हम बात करें इनके वाइट लेबल ATMs की, तो इंडिया में एज ऑफ 31 जनवरी इंडिया में इनके जो वाइट लेबल ATM ऑपरेट कर रहे हैं उसका नंबर क्या है, 6036 वाइट लेबल ATMs अभी इंडिया में इनके ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज अक्रॉस द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया ड्यूरिंग द 28th एनुअल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, जो आपका 14 से 17 फरवरी को हुआ था। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है, जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है बर्ड स्पीशीज, हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड की है इस दौरान, तो इस एनुअल ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के इवेंट के दौरान, तो इट इज़ वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में जो बर्ड काउंट है, बर्ड स्पीशीज जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, विच इज़ योर, सबसे ज़्यादा कितनी रिकॉर्ड की गई हैं, इट इज़ 543 स्पीशीज, फॉलोड बाय उत्तराखंड 446 स्पीशीज। ऐसे ही फिर असम का नंबर आता है 414 स्पीशीज, फॉर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के लिए 380, एंड केरला में 342 स्पीशीज जो हैं आपकी रिकॉर्ड की गई हैं। तो ये आपके सारे टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। वहीं पे अगर हम ईयर्स की बात करें तो 2025 में ये काउंट आपका हो गया है 1068, और 2024 में ये काउंट कितना था, बर्ड काउंट, इट इज़ 1036। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आपको याद रखने हैं, एक तो कि आपका टोटल कितना बर्ड स्पीशीज काउंट हो गया इंडिया का, ठीक है, 2025 में। दूसरा कि कौन सा स्टेट जो है उसने सबसे ज़्यादा बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड किए थे। फाइन, नाउ अब बात कर लेते हैं इस इवेंट की। तो जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इवेंट है, इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी और इंडिया ने 2013 से इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following option is correct with respect to the 4th biannual update report which is submitted by India to the United Nations Framework Convention on Climate Change। तो recently जो है in month of December आपका इंडिया जो है, इंडिया ने 4th बायएनुअल अपडेट रिपोर्ट सबमिट की है। अब ये रिपोर्ट क्या बताती है, बेसिकली इंडिया ने इस रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया के क्या प्लान है मिनिमाइज करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ किए जाएंगे और उस मेथड्स को, उन प्लान्स को कैसे मॉनिटर किया जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें इन डेप्थ बताई गई हैं। ओके, अब आपको बताना है जो भी आपके पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
तो पहला आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, एज पर द रिपोर्ट इंडियाज टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्लूडिंग लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, दैट इज LUCF has decreased by 7.93% in 2020 as compared to 2019. 2019 से कंपेयर अगर किया जाए तो ये आपका कितना डिक्रीज हुआ है, 7.93% डिक्रीज हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंडिया का जो टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है एक्सक्लूडिंग लैंड यूज एंड LUCF ये आपका रहा है 2959 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट. नेक्स्ट पॉइंट से इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि जो एनर्जी सेक्टर है इट इज एमर्ज एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ओवरऑल एमिशन. जो भी एमिशन हुआ है इसमें एनर्जी सेक्टर ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है विच इज़ योर 75.66% एंड इट इज़ फॉलोड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज एंड लास्ट में आ जाता है आपका वेस्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट से इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है अलॉन्ग विद द अदर लैंड यूज ये आपका जो है नियरली कितना बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है जो इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इसने अब्जॉर्ब किया है नियरली 522 मिलियन टन्स का कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कौन से ईयर में, 2020 में. एंड इसकी वजह से 22% का डिक्रीज हमें देखने को मिला है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में इन द ईयर 2020. लास्ट पॉइंट सेज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं. इसके अलावा एक और चीज़ नोट करनी है, दैट इज जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है ये आपका जनरेट किससे होता है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, एमिशन ऑफ मीथेन, देन इंक्रीजिंग एल्यूमिनियम एंड सीमेंट प्रोडक्शन. तो ये सारे आपके मेन कॉन्ट्रीब्यूटर थे किस चीज़ के, टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के. ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा इनसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो आपकी हुई है. और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था जो CO2 एमिशन है इट इज़ अकाउंटेड फॉर 80.53% ऑफ द टोटल एमिशन, फॉलोड बाय योर मीथेन जो 13.32% पे थी, नाइट्रस ऑक्साइड 5.13% एंड अदर्स में आ जाता है 1.02% का. फाइन. इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंडिया की अचीवमेंट की इन रिस्पेक्ट टू द नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट्स. तो पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि इंडिया का जो एमिशन इंटेंसिटी है ऑफ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये डिक्रीज हुई है बिटवीन 2005 टिल 2020. कितना डिक्रीज हुए है, 36% ये आपका डिक्रीज हुई है. नेक्स्ट पॉइंट सेज कि जो आपका बाय अक्टूबर 2024 जो आपका शेयर है of a non-fossil sources in an installed electricity generation capacity it was stand at the 46.52%. then next point कह रहा है कि total installed capacity आपकी जो है renewable power की जिसमें hydro power आपका आ जाता है it is your ये कितना है आपका 203.22 गीगावाट का है and cumulative renewable power installed capacity की बात करें तो ये आपका 4.5 टाइम्स आपका बढ़ा है. और कंपैरिजन यहाँ पे किया जा रहा है 2024 का 2014 से. ठीक है, 2014 से ये बढ़ के कितना हुआ है 156.25 गीगावाट ये हो गया है. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है ये आपका कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. एंड अभी ये आपका जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसका कितना परसेंट है ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इट इज़ 25.17% है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज कि 2005 से 2021 के बीच में एडिशनल कार्बन सिंक जो है वो आपका हुआ है 2.29 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का. कार्बन सिंक आप सोच रहे होंगे क्या होता है, बेसिकली आप इसे ऐसा समझो कि कोई आपका आर्टिफिशियल या नेचुरल रिजर्वॉयर है जो आपका इसे ऐसा समझते हैं कि ये आपका रिजर्वॉयर है और ये आपका जो है 100 पॉइंट्स आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. ठीक है, अब कार्बन सिंक का मतलब होता है कि ये इससे ज़्यादा, जैसे ये आपका 150 जो है कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है और रिलीज कितना कर रहा है 100 कर रहा है. दैट मीन्स कि ये जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा ये जो है एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये होता है आपका कार्बन सिंक. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की. इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं साइमन स्टेले फ्रॉम ग्रेनेडा एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बॉन जर्मनी में और स्टैब्लिश कब किया गया था 1992 में से स्टैब्लिश किया गया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड द कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट फेज ऑफ देश का प्रकृति परीक्षण अभियान विद द सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. तो
तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला फेज आपका जो है सेलिब्रेट किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो NCISM द्वारा इसको आपका फर्स्ट फेज जो था इसको सेलिब्रेट किया गया था अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव यहाँ पे है देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान। ये है क्या? ये आपका एक इनिशिएटिव है जिसको कब लॉन्च किया गया था? लास्ट ईयर आयुर्वेदा डे पे। आयुर्वेदा डे कब मनाते हैं? धनतेरस या धन्वंतरी जयंती को हम इसे मनाते हैं, और पिछले साल ये 29 अक्टूबर को मनाया गया था और उसी दिन इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था जिसका मेन एम है कि हमें आयुर्वेदा को हर एक इंडिविजुअल के डोर स्टेप तक पहुंचाना है बाय एजुकेटिंग पीपल अबाउट देयर यूनिक आयुर्वेदिक बॉडी टाइप। क्लियर है? नाउ अब आयुर्वेदा डे की बात हुई है तो इसकी जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है 2024 की, विच इज आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब इस इवेंट में, जो ये इवेंट था, इस इवेंट में 5 आपके जो हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। पहला क्या है कि आपका मोस्ट प्लेज रिसीव्ड फॉर हेल्थ कैंपेन इन 1 वीक। ये आपका जो है बेसिकली आपकी जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना है, पहला वाला। दूसरा वाला है एक मंथ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्लेज जो है वो रिसीव हुई है, विच इज़ अराउंड योर 1.38 करोड़। नेक्स्ट है मोस्ट प्लेज रिसीव्ड फॉर हेल्थ कैंपेन ओवरऑल, और उसके बाद आपका लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ पीपल डिस्प्लेइंग डिजिटल सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑनलाइन वीडियो एल्बम ऑफ पीपल्स सेइंग द सेम सेंटेंस। तो ये आपके 5 रिकॉर्ड्स जो हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वो यहाँ पे बने थे। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं NCISM की। तो इसके करंट चेयरमैन है वैद्या जयंत दियो पुजारी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रीजनल मीटिंग ऑफ अ पावर सेक्टर विच वॉज हेल्ड इन दी न्यू दिल्ली। ये मीटिंग आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड द 13th इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 वॉज लॉन्च। तो इस मीटिंग के दौरान जो आपकी पावर सेक्टर की मीटिंग थी न्यू दिल्ली में हुई थी, इस मीटिंग के दौरान 13th इंटीग्रेटेड रेटिंग जो आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 इट वॉज लॉन्च। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टॉप किया है ओवरऑल रेटिंग को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज टॉप्ड बाय दी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। किसने टॉप किया है? अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम बात करें टॉप 5 कंपनीज की, तो पहले नंबर पे हमने बात की अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड थी। सेकेंड नंबर पे आपकी थी दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड। थर्ड नंबर पे आपका था नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। फोर्थ पे था मुंबई गुजरात विज कंपनी लिमिटेड। देन उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड। तो ये आपकी टॉप 5 कंपनीज थी इन 13th जो आपका 13th इंटीग्रेटेड रेटिंग रिलीज की गई थी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की, उसमें टॉप 5 कंपनीज ये वाली थी आपकी। ठीक है, नाउ इस मीटिंग के दौरान ही 4th एडिशन रिलीज किया गया था कंज्यूमर सर्विसेज रेटिंग ऑफ डिस्कॉम का। इस रिपोर्ट को यहाँ पर रिलीज किया गया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 और इसमें आपकी 6 डिस्कॉम्स जो हैं उनको ग्रेड A+ का जो है ग्रेडिंग यहाँ पे मिला था, जिसमें से मुंबई, जिसमें से बॉम्बे सुबरबन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई राजधानी पावर लिमिटेड आपका है। देन BSES यमुना पावर लिमिटेड है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। AEML विच इज अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड है। एंड टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और आपका नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। तो ये सारी जो कंपनीज हैं उनको ग्रेड A+ की रेटिंग यहाँ पे दी गई है बाय दी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC द्वारा ये दिया गया है। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि 15 डिस्कॉम्स जो हैं उनको ग्रेड A यहाँ पे मिला है। ठीक है, एक और चीज़ जो ये मीटिंग थी, इस मीटिंग को चेयर किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मिनिस्टर हैं, अलॉन्ग विद दी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपाद येसो नायक जो हैं। ठीक है, नाउ इसी मीटिंग में एक और चीज़ आपकी रिलीज की गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 की, जो आपका फर्स्ट एडिशन था
एंड इस एडिशन में टॉप 3 आपकी कंपनीज हैं, टॉप 3 रैंक्ड कंपनीज हैं। ये हैं हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दूसरी है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एंड तीसरे नंबर पे आपका था टाटा पावर वेस्टर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। फाइन। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी की अगर हम बात करें इन स्टेट यूटिलिटीज, तो इसे टॉप किया है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, देन फॉलोड बाय असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड एआर पावर डिपार्टमेंट जो है। ये आपके तीन आपके रैंक्ड कंपनीज हैं स्पेशल कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट है अर्बन डिस्कॉम कैटेगरी में आपका जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड है, ये आपका टॉप रैंकिंग यहाँ पे इसकी थी, विच इज फॉलोड बाय टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एंड नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसमें भी आपकी ये 3 टॉप कंपनीज रही थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया has recently launched the G-Safal initiative to empower 50,000 underprivileged women। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली जी सफल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि एम्पावर किया जा सके 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन्स को? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द गुजरात। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुजरात। और इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है जी सफल का, विच इज गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑग्यूमेंटेड लाइवलीहुड। ओके, it will be implemented by the Gujarat Livelihood Promotion Company Limited under your Rural Development Department of Gujarat। एंड जो ये इनिशिएटिव है, जैसा कि यहाँ पे आपने पढ़ा भी, 50,000 फैमिलीज को ये हेल्प करेगा जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होगा अक्रॉस योर 25 तालुकास इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात आने वाले 5 सालों के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब जी सफल जो है ये 4 पिलर्स पे बेस्ड होगा, सोशल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड क्रिएशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट पे। ठीक है, अब जो स्कीम है ये साथ में ही जो बेनिफिशरीज होंगे उनको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे इनको 80,000 का ग्रांट भी यहाँ पे दिया जाएगा, हेल्प किया जाएगा इनको फॉर क्रिएटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटीज इन देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज इम्पोज पेनल्टी ऑफ ₹61.40 lakh on which bank for failing to comply with the RBI's direction related to the interest rate on advances and customer services in bank। तो आरबीआई ने रिसेंटली जो है नैनीताल बैंक पे आपकी मॉनेटरी पेनल्टी जो है लगाई है, इम्पोज की है 61.40 लाख की। एंड इसके साथ साथ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे भी पेनल्टी लगी है 6.70 लाख की। एंड श्रीराम फाइनेंस जो आपका एक एनबीएफसी है, इस पे भी पेनल्टी लगी है 5.80 लाख की। तो तीनों पे आपकी एक साथ पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज की गई है बाय द आरबीआई। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। जैसे नैनीताल बैंक है, इसके करंट एमडी एंड सीईओ है निखिल मोहन और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नैनीताल उत्तराखंड में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और एमडी एंड सीईओ है संजीव नौटियाल। देन श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और एमडी एंड सीईओ इसके हैं वाईएस चक्रवर्ती। आरबीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और करंट गवर्नर इसके कौन है, 26 गवर्नर संजय मल्होत्रा। वहीं पर डेप्यूटी गवर्नर की बात करें तो एम राजेश्वर राव, देन टी रविशंकर और स्वामीनाथन जय, ये सारे आपके डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर वाज द रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर इनॉग्रेटेड? तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे ये इनॉग्रेट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज सोनीपत। ठीक है, कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? सोनीपत के मंदद्वारा गांव एक आपका है, मंदद्वारा विलेज, वहां पे इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बन सकता है रिगार्डिंग दी फुल फॉर्म। ठीक है, किसका फुल फॉर्म? RSVC का फुल फॉर्म रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप स्मार्ट विलेज सेंटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है वो पूछा जा सकता है, इसका मेन एम क्या है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेन एम क्या है कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए ताकि जो उनके डेली चैलेंजेस वो फेस करते हैं उसमें उनको हेल्प मिले। ठीक है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गाँव में जो फार्मर्स हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो यहाँ पे सिखाई जाए, वो प्रमोट यहाँ पे की जाए। ठीक है, साथ में ही जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं गांव के रूरल एरियाज के, वो उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह से यहाँ पे हमें उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है ताकि वो और अच्छा ग्रो कर पाए। ओके,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज अ 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका अपॉइंट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है इनका? ज्ञानेश कुमार। और इन्होंने सक्सीड किया है राजीव कुमार को, जो आपके 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये नंबर भी याद रखना है, कभी कभी नंबर भी आपको पूछ लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली इन मार्च ऑफिशियली बिकेम द 11th मेंबर ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने जो 11th मेंबर बनी है? तो इन मंथ ऑफ मार्च इंडोनेशिया जो है ये 11th मेंबर बनी है, इसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। फाइन, अदर 10 मेंबर्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड यूरोग्वे। ठीक है, तो ये आपके अदर मेंबर्स हैं इसके। नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इनिशियली जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, नाउ इसका पुराना नाम क्या है? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। और इसके कारण प्रेसिडेंट है दिल्मा वाना रूसफ, जिन्हें रिसेंटली री इलेक्ट भी किया गया है फॉर द सेम पोजीशन। नाउ इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका शंघाई चाइना में। और यहाँ एक और चीज नोट करनी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन बने थे? केवी कमात बने थे फ्रॉम इंडिया, हु सर्व्ड फ्रॉम 2015 टिल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसेंटली इन डिसम्बर रिन्यूड इट्स पार्टनरशिप विद टेलीनॉर डेनमार्क फॉर अनदर 5 years टू मैनेज टेलीनॉर डेनमार्क्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिसेंटली टीसीएस द्वारा जो है 5 साल का एमओयू यहाँ पे किया गया है या रिन्यू किया गया है पार्टनरशिप 5 साल के लिए। किसके साथ? जो डेनमार्क की आपकी मोबाइल लार्जेस्ट या आप बोल सकते हो अच्छी खासी मोबाइल ऑपरेटर है आपकी डेनमार्क की, जिसका नाम है टेलीनॉर। आपको याद होगा इंडिया में भी इसको पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो टीसीएस और टेलीनॉर के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है 5 साल के लिए और इसके थ्रू, इस पार्टनरशिप के थ्रू जो टीसीएस है ये मैनेज करेगा इस कंपनी की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रॉम इट्स यूरोप डिलीवरी सेंटर। क्लियर है? नेक्स्ट इज आरबीआई ने रिसेंटली जो है कैंसिल किया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनमें से कौन से एनबीएफसी का? ठीक है, इनमें से कौन से एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा जेवरॉन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का। आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई। और इनका जो लाइसेंस है, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो गाइडलाइन होते हैं उसको वायलेट किया है। जैसे इन्होंने आउटसोर्स किए हैं ऑपरेशन जैसे क्रेडिट अप्रेजल, लोन डिसबर्सल, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, केवाईसी वेरिफिकेशन, ये सब इन्होंने थर्ड पार्टी से करवाया है। ठीक है, साथ में ही इनकी इरेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिस और जो आरबीआई के डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस थी उनको ब्रीच करने की वजह से इनका लाइसेंस जो है, इनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया है। Next is, as per the WHO's report titled World Malaria Report 2024, addressing inequity in a global malaria response, malaria case in India decreased by -% to the 2 million in 2023. तो recently WHO की एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, जिसमें मेंशन किया गया था कि 2023 तक आते आते इंडिया ने जो है मलेरिया केस डिक्रीज कर लिए हैं 69%। ठीक है, ये कितना डिक्रीज किया है? 69% डिक्रीज कर लिए हैं और अब ये सिर्फ 2 मिलियन रह गए हैं। फाइन, और क्या इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इंडिया ने एग्जिट कर लिया है हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप को ड्यू टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन 2024। और अगर हम बात करें 2000 से 2023 की, ठीक है, 2000 से 2023 की अगर बात करें तो इंडिया का जो मलेरिया बर्डन है ये भी कम हो गया है। 82.4% हमने इसे कम किया है 2023 तक आते आते, और ये आपका कितना रह गया है? 4 मिलियन रह गया है। 22.8 मिलियन से अब सिर्फ ये हमारा बर्डन रह गया है 4 मिलियन का। इसी के साथ 2017 से 2023 की अगर हम बात करें तो मलेरिया केसेस जो हैं इंडिया में ये भी कम हुए हैं। अभी हमने पढ़ा 69% ये कम हुए हैं 6.4 मिलियन से अब सिर्फ 2 मिलियन रह गया है। वहीं पे अगर केसेस कम हुए तो डेथ भी कम होंगी, तो डेथ हमने 68% से कम की है। अब 11,000 से अब ये रिड्यूस होके 3,500 रह गई हैं। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे 2023 में मेजॉरिटी ऑफ मलेरिया डेथ्स देखी गई थी 4 कंट्रीज में। कौन कौन सी ये कंट्री है? नाइजीरिया 30.9%, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइगर
देन आपका तंजानिया। तो ये 4 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा मलेरिया डेथ 2023 में देखी गई है। इसके अलावा मलेरिया केसेस जो बड़े हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज में बड़े हैं? आपकी है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, म्यांमार एंड थाईलैंड में। कंट्रीज जहाँ पे जो केसेस हैं आपके मलेरिया के वो कम हुए हैं, इंडिया में हुए हैं -9.6%, बांग्लादेश में -9.2%, इंडोनेशिया में -5.7% और नेपाल में -58.3%। क्लियर है? अब इसके अलावा कौन कौन यहाँ पे अगर बात करें टिल 2024 तो कितनी कंट्रीज हैं जो आपकी मलेरिया फ्री कंट्रीज अनाउंस की गई हैं बाय WHO? तो इट इज़ 44 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी विच इज़ काबो वर्डे। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ जो मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में, अमंग द 83 मलेरिया एंडेमिक नेशन 25 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं 10 या 10 से कम केसेस एनुअली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ अ मैसूर इंटेरिग्नम? तो आंसर हियर इज टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरग्राम जो है ये बुक लिखी है विक्रम संपात ने, और इस बुक को रिलीज किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी द्वारा। ठीक है, और जो ये बुक है इसे पब्लिश किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। फाइन, नेक्स्ट इज नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इन्वेस्टेड $75 million in India's first sustainability linked bond which is issued by the NDR Infrastructure Investment Trust, that is NVIT। तो इनमें से कौन सी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडिया में, इंडिया के पहले सस्टेनेबल लिंक्ड बॉन्ड्स में? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC द्वारा ये इन्वेस्टमेंट की गई है। IFC जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक का। ओके, आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। और जो ये बॉन्ड है ये इशू किए गए हैं इंडियन रुपीज़ में। अगर हम बात करें $75 million की तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके 630 करोड़ रुपीज़ होते हैं इंडियन रुपीज़ में। ओके, जो ये बॉन्ड्स है यहाँ पे जो नोट करना है, ये जो बॉन्ड्स हैं दे विल बी स्पॉन्सर्ड बाय योर NDR वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसी के साथ ये पहला ऐसा जो है वेयर हाउस NVIT बन गया है जिसने जो है इशू किए हैं आपके सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स को। ठीक है, पहला वेयर हाउसिंग NVIT जिसने इस बॉन्ड्स को इशू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंश्योरर टू पे हाउ यू ड्राइव अ स्टैंडर्ड फीचर इन इट्स मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी आपके जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली जो है अपने मतलब जो इनकी पॉलिसीज हैं मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें पे हाउ यू ड्राइव फीचर जो है वो ऐड कर दिया है? पहले ये एज अ एड ऑन प्रोवाइड किया जाता था, अब इसको पॉलिसी में ही डाल दिया गया है। ठीक है, नाउ दिस इज योर जूनो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, जूनो जनरल इंश्योरेंस जिसको जो पहले एडल्विस के नाम से भी जानी जाती थी, इसका रीनेम किया गया था जूनो जनरल इंश्योरेंस, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी कंपनी ने अभी रिसेंटली पे हाउ यू ड्राइव जो है इसे स्टैंडर्ड फीचर बना लिया अपना मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप जितना सेफ ड्राइव करोगे, मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जितना आप सेफ ड्राइव करोगे उतना लोअर इंश्योरेंस कॉस्ट आपको होगी। ठीक है, मतलब प्रीमियम आपके उसी हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे। फाइन, नाउ पे हाउ यू ड्राइव सिस्टम ये यूज करता है मोबाइल टेलीमैटिक्स इवेल्युएट करने के लिए ड्राइविंग पैटर्न्स, जैसे स्पीड हो गया, आपके ब्रेकिंग हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शन लेवल, ये सब ये कैलकुलेट करेगा। एंड जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, ये अपने जो स्कोर्स हैं वो भी, ड्राइविंग स्कोर जो है वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो जूनो ऐप में। ठीक है, ये आपको रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करेगा और टिप्स भी प्रोवाइड करेगा आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करने में, अच्छा करने में। राइट, नाउ जूनो जनरल इंश्योरेंस जो है इसको हम इसका पुराना नाम क्या है? एडल्विस जनरल इंश्योरेंस। एंड अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जूनो जनरल इंश्योरेंस के करंट MD and CEO हैं शनाई घोष। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस announced that the small saving schemes interest rate will remain unchanged for the Q1 of financial year 2026. What is the current rate of interest on a Mahila Samman
सेविंग सर्टिफिकेट। तो रिसेंटली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो आने वाला जो हमारा मतलब Q1 है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, बेसिकली विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल से ये आपका 30 जून तक चलता है। तो इस क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा स्मॉल सेविंग स्कीम का, वो आपका पिछले क्वार्टर की तरह ही रहेगा और कंसेक्यूटिवली फिफ्थ क्वार्टर में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके सेम है। ठीक है, इस बार भी इसको सेम रखा गया है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7.5% का। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अदर हम डिस्कस कर लेते हैं, अदर आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट के लिए 4%, फर्स्ट 1 ईयर टाइम डिपॉजिट के लिए 6.9, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट को आपका 7 रहेगा, 3 ईयर के लिए 7.1, 5 के लिए रहेगा 7.5। ठीक है, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 6.7% एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है इसके लिए 8.2 रहेगा, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के लिए 7.4, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए आपका 7.7, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में 7.1 एंड किसान विकास पत्र के लिए 7.5 एंड विल मैच्योर इन 115 मंथ। ओके, एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट इसके लिए आपका 8.2% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है याओशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे याओशांग फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया गया है। तो इट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मणिपुर में ये आपका जो है आपका सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, नाउ मणिपुर में ये आपका 2024 में सेलिब्रेट नहीं किया गया था क्योंकि जो मेती एंड कुकी कम्युनिटी थी इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, वायलेंस इनका चला हुआ था, इस वजह से 2024 में इस फेस्टिवल को आपका सेलिब्रेट नहीं किया गया था। फाइन, नाउ याओशांग की बात कर रहे हैं हम। याओशांग फेस्टिवल आपका 5 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें जैसे होली हम मनाते हैं तो ये आपके मणिपुर की होली होती है, तो आप इसे ऐसा समझ सकते हो। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑन अ स्टेटस ऑफ टाइगर्स, प्रे एंड अदर मैमल्स 2024, द टाइगर पॉपुलेशन इन अ नागार्जुना सागर सिरिसलम tiger reserve has increased to 76 excluding 11 cubs. In which state is the Nagarjuna Sagar Sarisalam tiger reserve located? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आपका जो रिपोर्ट है इट इज ऑन द स्टेटस ऑफ टाइगर्स, प्रे एंड अदर मैमल्स 2024, और इस रिपोर्ट में बताया गया है जो नागार्जुना सागर सरिसलम टाइगर रिजर्व है इसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 30 जो पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ गई है। 74 पहले थी ये 2023 में, अब ये इंक्रीज होकर 76 हो गई है और इसमें कब्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन इज नागार्जुना सागर सरिसलम जो है टाइगर रिजर्व ये कहाँ लोकेटेड है। ये लोकेटेड है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन दी आंध्र प्रदेश और ये रिपोर्ट अनवील की गई थी, ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी बाय दी पवन कल्याण जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं एंड मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैं आंध्र प्रदेश के। ओके, नाउ he also launched the official logo of Nagara Vanams, a project initiated by the Forest Department of Andhra Pradesh, create करने के लिए urban green spaces resembling natural forest. Okay, now बात करते हैं नागार्जुना सागर सरिसलम टाइगर रिजर्व की। तो ये आपका कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, अभी हमने बात की। और टोटल पॉपुलेशन आपकी जो है वो बड़ी है, 2 टाइगर्स यहाँ पे बड़े हैं। पहले 2023 में 74 थे, नाउ इन 2024 इट इंक्रीज टू 76। ओके, अब नागार्जुना सागर जो आपका टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है नालामला हिल रेंजेस में एंड ये टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का जिसका एरिया कवर है 5937 स्क्वायर किलोमीटर का एंड it is the largest tiger population. It has a largest tiger population in the Eastern Ghats. Okay. Now, अब टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम पड़ा कैसे है? Basically, it is named after the 2 significant dams. एक तो नागार्जुना सागर डैम है, दूसरा है सरिसलम डैम. ओके, एंड ये जो आपका रिजर्व है इसमें 2 मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी इंक्लूडेड हैं, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दूसरी है गुंदला
ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एंड साथ में ही इस टाइगर रिजर्व से कृष्णा रिवर भी आपकी गुजरती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रांटेड असेंट टू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विच रिप्लेस द डैश एक्ट। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ग्रांट किया है, अपना असेंट दिया है भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को, जिसने रिप्लेस किया है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। और इसका प्राइमरी एम क्या है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसको एनहांस किया जाए और जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और इम्प्रूव किया जाए एविएशन सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक है, विच इज मैनेज्ड इन दी इंडिया। अब बेसिकली जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 था, इसको क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिडेंडेंसीज थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें ओवरलैप कर रही थी और इसको ऑलरेडी 21 बार जो है अमेंड किया गया है। अमेंड मतलब होता है चेंजेस किए जाना, ठीक है। तो अमेंड इसको 9 डिकेड्स में इसको 21 बार जो है चेंज इसमें लाया गया है। फाइन। और अभी भारतीय वायुयान विधेयक 2024 से रिप्लेस किया गया है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। क्लियर है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। अगर अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है 3 अथॉरिटी जो है वो सेटअप की गई है, ठीक है, जैसे डीजीसीए हो गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरसीइंग देम। तो ये 3 अथॉरिटी पहले भी थी, बट अब क्या यहाँ पे बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओवरसी करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर इसमें क्या बोला है, यहाँ पे एक प्रोविजन जो है ऐड किया गया है, अगर आप अपील करते हो डीजीसीए या बीसीएस के ऑर्डर्स को, उनके अगेंस्ट में अगर आप अपील करते हो तो दे विल बी डायरेक्टेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट और फर्दर अपील्स यहाँ पे अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला गया है, जो बिल है इट एम्पावर्स डीजीसीए टू रेगुलेट नॉट ओनली दी मैन्युफैक्चर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो डीजीसीए जो मैन्युफैक्चर, रिपेयर और मेंटेनेंस को देखता था, इसको रेगुलेट करता था, अब इनके अलावा ये डिजाइन और लोकेशंस जो है वो भी यहाँ पे उसमें भी अपनी भूमिका निभाएगा, ठीक है। नाउ जो ये नेक्स्ट हमारा नया बिल आया है, इसका एम है एम्पावर करना गवर्नमेंट को so that they can make rules for investigation of any air accident और incident। जो भी इंसिडेंट होता है या एयर एक्सीडेंट होता है उसके लिए गवर्नमेंट जो है अच्छे जो है रूल्स लाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसके अंदर नए रूल्स लाए जाएंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे बोली गई है, जो ये नया बिल आया है, ये बेसिकली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर मैनेजिंग दी रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस टेस्टिंग प्रोसेस, ये दोनों काम जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से हटा के अब डीजीसीओ को ट्रांसफर करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्रोसेस है ये सिंप्लीफाई करेगा पायलट्स के लिए, मतलब सिंप्लीफाइड यहाँ पे प्रोसेस होगा पायलट्स के लिए, सो दैट दे कैन ऑब्टेन देयर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अ सिंगल अथॉरिटी। पहले उन्हें अलग अलग अथॉरिटी से बात करनी पड़ती थी, अब यहाँ पे सिंगल अथॉरिटी से ही ये प्रोसेस किया जा सकेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन यहाँ पे पेनल्टीज की बात भी की गई है इस बिल में, कि अगर कोई रूल्स ब्रेक करता है, उनको वायलेट करता है, जैसे इलीगल कैरेज ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स एंड फेलियर टू कंप्लाई विद द एविएशन रूल्स, देन दे हैव टू गो थ्रू द पेनल्टीज। और पेनल्टीज यहाँ पे क्या की गई हैं कि 2 साल की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ में 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों ही चीजें लगाई जा सकती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द सीनियर सिटीजन्स इन द स्टेट। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने एस्टैब्लिश किया है इंडिया का पहला सीनियर सिटीजन कमीशन? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला पहला स्टेट बना है इस कमीशन को एस्टैब्लिश करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी अप्रूव्ड द सिलेक्शन ऑफ 22 बुक्स फॉर द साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज 2024 इन 22 लैंग्वेजेस। हु इज द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज 2024 इन असमी लैंग्वेज फॉर देयर प्राचीन कमरूपा इतिहास? तो इस बुक के लिए इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें जो है साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज का विनर घोषित किया गया है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है अंजन शर्मा। क्या नाम है इनका? अंजन शर्मा इज द राइट आंसर। नाउ
आपको नोट करना है इस बार उर्दू के लिए कोई प्राइज डिक्लेयर नहीं किया गया है, उर्दू लैंग्वेज के लिए। एंड नेपाली और संस्कृत लैंग्वेज के लिए जो विनर हैं वो आपके बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है। नाउ साहित्य अकेडमी की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है माधव कौशिक, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। अब बात करते हैं जो 22 बुक हैं जिनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, उनकी बात करते हैं। पहले ही आपकी है असमी लैंग्वेज में प्राचीन कमरूपा इतिहास, अंजन शर्मा के द्वारा ट्रांसलेट की गई है। देन बंगाली में सदागर पुत्रा नौकिया बेजे बाय दी वसुदेव दास। देन बोडो लैंग्वेज में कंचन उतारा विश्व मूर्ति। डोगरी लैंग्वेज के लिए तमस, जो ट्रांसलेशन हुआ है तमस का हुआ है फॉर अर्चना, फ्रॉम दी अर्चना केसर। इंग्लिश में हजारों ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स, अनीसुर रहमान। देन गुजराती में कुमारजीव रामनिक अगरवत। हिंदी के लिए सैयद हैदर रजा और ट्रांसलेटर यहाँ पे थे आपके मदन सोनी। कन्नड़ के लिए विदिशा प्रहसना, सिद्धलिंग पतन शेट्टी। एंड नेक्स्ट आपका है कश्मीरी के लिए अक इंसान अक ग्रे अक दुनिया, गुलाम नबी अताश। ऐसे ही बाकी यहाँ पे जो आपके ट्रांसलेटर हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में दिए गए हैं अवार्ड, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द 10th एडिशन ऑफ अ रसियाना डायलॉग, जो आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में हुआ था फ्रॉम 17 to 19 मार्च 2025। तो आपका स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो 10th एडिशन था रसियाना डायलॉग का, इसका थीम था कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने डिस्कस किया था हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब इस टॉपिक पे इन्होंने बात की थी विद दी एंटीगुआ एंड बारबाडुआ फॉरेन मिनिस्टर। देन यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं, इन्होंने मीटिंग की थी मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर के साथ डिस्कस करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को। देन यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर ने मीटिंग की थी थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के साथ टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी एंड बिम्स्टेक। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अग्रीमेंट एक्सचेंज किए हैं, एग्रीमेंट साइन किए हैं बिटवीन नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने विटनेस किया है अग्रीमेंट जो साइन हुए हैं नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया और जनरल आर्काइव ऑफ पेरू के साथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों कंट्री के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुए हैं आपके इस मीटिंग के दौरान, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो मीटिंग की थी और उस मीटिंग में मालदीव्स के आपके फॉरेन मिनिस्टर के साथ उस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया था अबाउट दी रिव्यू प्रोग्रेस ऑन दी बायलैटरल कॉर्पोरेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे और क्या यहाँ पे आपके इवेंट हुए थे और मीटिंग हुई थी। जैसे यूनियन मिनिस्टर जी ने डिस्कशन किया था राफेल मरीनो ग्रोसी के साथ, जो डीजी हैं आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी एंड नॉन प्रोलिफरेशन। देन इन्होंने डिस्कस किया था ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन कोलैबोरेशन एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विद जो आपके लिचटेनस्टाइन फॉरेन मिनिस्टर जिनके थे उनके साथ ये यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा क्यूबा के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ एस जयशंकर जी की मीटिंग हुई थी जो फोकस करती है हेल्थ केयर और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। देन डिस्कशन हुआ था यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ किस चीज़ के बारे में, कि पीस नेगोशिएशन के बारे में विद दी, आप सभी को पता है जो वॉर का है। एंड इन्होंने डिस्कशन किया था फॉर द ओपनिंग ऑफ अ यूक्रेन न्यू कॉन्सुलेट जनरल इन मुंबई महाराष्ट्र। देन यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जॉर्जियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके साथ मीटिंग की थी एंड डिस्कस किया था उन्होंने डिस्कस किया था एनहांसिंग बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन दी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड एजुकेशन। फाइन। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन की। जैसे रसियाना डायलॉग जो है ये आपका हर साल न्यू दिल्ली में होता है सिंस 2016। इस बार 10th एडिशन हुआ था जिसका थीम था कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ठीक है। देन ये इवेंट जो था इसे इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने और इनके साथ एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे थे आपके
न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लेक्सन, जिनका विजिट था आपका इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, अब जो इवेंट था इसे ऑर्गेनाइज किया था आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, अब जो प्रीवियस एडिशन इसका था 9th एडिशन, ये आपका इन मंथ ऑफ फेब्रवरी हुआ था पिछले साल 2024 में, और इसका थीम था चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कॉपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, नाउ अब जो इवेंट हुआ था 10th एडिशन वाला आपका, इस इवेंट के दौरान बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है, इन दोनों ने पार्टनरशिप में लॉन्च की थी एक बुक, ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया। इसको आपका रिलीज किया गया था, विच इज को-ऑथर्ड बाय दी नीलंजन घोष एंड सौम्या भौमिक। Now next is the Coal India Limited signed a MOU with which organization to establish a center of a clean coal energy and net zero। तो इनमें से कौन सी आपकी इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ कोल इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है फॉर एस्टैब्लिशिंग द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो आंसर इज IIT हैदराबाद। ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। सिग्नेटरीज कौन थे आपके? PM प्रसाद CMD हैं जो आपके कोल इंडिया लिमिटेड के, एंड आचार्य BS मूर्ति जो आपके डायरेक्टर हैं IIT हैदराबाद के। ठीक है, अब CIL ने यहाँ पे 5 साल के लिए 98 करोड़ का अमाउंट या फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी है टू IIT हैदराबाद फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विच इज एक्सीलेंस, एंड दिस कोलैबोरेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ योर नेशनल सेंटर फॉर कोल एंड एनर्जी रिसर्च, दैट इज NACCER। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।